Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Hotspot Study. I am Moin Zaroon. I welcome you all on Hotspot Study and hope that you have subscribed our YouTube channel. So if you have not subscribed our YouTube channel, so please subscribe as soon as possible so you can get such type of content on and off. क्योंकि इस तरह का कंटेंट, इस तरह की वीडियोस, स्टडी मटेरियल हम लोग इस YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली अपलोड करते रहते हैं सो डैट आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे अंदाज में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाएं और अच्छे अंदाज में आप एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाएं। सो आज हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया बीओ ऑनर्स पर्शियन 2019 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2021 और 2020 पर्शियन जामिया मिलिया इस्लामिया का पेपर सॉल्व करा चुके हैं। ठीक, सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं 2021 और 2020 वाली, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए बी ऑनर्स पर्शियन वाली प्ले लिस्ट में और आप उसको क्लिक करिए और उन वीडियोस को देखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। और इसी तरीके से हम लोग 6 साल जामिया मिलिया इस्लामिया बी ऑनर्स उर्दू और बी ऑनर्स अरबी की 6 साल के पेपर्स को सॉल्व करा चुके हैं। आप लोग वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट पर जाके। ठीक है, सो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जंतर मंतर इज़ लोकेटेड इन, जंतर मंतर कहाँ पे वाक़ है, जंतर मंतर कहाँ पे लोकेटेड है। तो जंतर मंतर दिल्ली के अंदर है। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, गेहूँ की सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाला। तो वो कौन सा मतलब स्टेट है जहाँ पे गेहूँ सबसे ज़्यादा पैदा होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। वो स्टेट हमारे पास उत्तर प्रदेश है। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, चार मीनार इज़ इन, चार मीनार ये कहाँ पे लोकेटेड है। चार मीनार ये आपको हैदराबाद के अंदर देखने को मिलेगा। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जलियांवाला बाग इंसिडेंट ऑकर्ड इन, जलियांवाला बाग जो हादसा जो पेश आया था, ये जो वाक़या हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक, राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ताजमहल वाज बिल्ट बाई, ताजमहल ये किसके ज़रिए बनवाया गया था। इसको बनाया था शाहजहाँ ने। और अगर आप इसकी डेट देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा 1632 से लेके 1653 का जो पीरियड है, उस पीरियड में इसको बनवाया गया था। और तकरीबन इसको बनाने में 20 साल लगे थे, 20-22 साल इसको बनाने में लगे थे। और जो इसके आर्किटेक्ट थे वो दो लोग थे, जो मेन आर्किटेक्ट हैं वो दो लोग हैं। एक हमारे पास उस्ताद ईसा हैं, दूसरे हैं उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद ईसा और उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी ये दो मेन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने मतलब ताजमहल को बनाने में या ताजमहल की डिज़ाइन देने में एक अहम रोल निभाया था। बाद में इन दोनों आर्किटेक्ट्स के शाहजहाँ ने हाथ कटवा दिए थे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, गुलिस्तां इज़ रिटन बाई, गुलिस्तां बूस्ता ये शेख सादी रहमतुल्लाह की किताब है। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी, शेख सादी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन द वर्ल्ड, कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो तकरीबन 6000 के करीब लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ये लैंग्वेज और ये डायलेक्ट्स बढ़ती रहती हैं हर साल। तो ये 2019 का पेपर है, तो उस टाइम तकरीबन 6000 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स थी। ठीक है, बट अगर राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो आपको 7000 से ज़्यादा मतलब लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी जो पूरी दुनिया में मतलब बोली जाती हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, द लैंग्वेज विच रिचेस्ट वोकैबुलरी इज़, तो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट वोकैबुलरी वाली ज़बान कौन सी है। तो हमारे पास हो जाएगी इंग्लिश ज़बान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज इज़, कदीम सबसे कदीम हिंदुस्तानी ज़बान कौन है। तो वो हमारे पास हो जाएगी तमिल। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, बैडमिंटन इज़ द नेशनल स्पोर्ट एट, बैडमिंटन कहाँ का मतलब नेशनल स्पोर्ट है। ये नेशनल स्पोर्ट हो जाएगा मलेशिया का। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक इन द स्पेस, सबसे पहले किस शख्स ने मतलब चांद पे कदम रखा था। नन ऑफ दीज, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो डी है, बिकॉज सबसे पहले जिस शख्स ने चांद पे कदम रखा था उसको हम लोग एलेक्सी लिनोवो के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ आप लोगों को सो डैट दिक्कत ना आए। ALEXEI एलेक्सी लिनोवो, LENOVO लिनोवो। ठीक है, एलेक्सी लिनोवो को इस नाम से हम इसको जानते हैं जिस शख्स ने सबसे पहले मतलब स्पेस में कदम रखा था। ठीक है,
उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अरीना इज़ अ स्पेशल नेम फॉर प्ले ग्राउंड ऑफ। अरीना एक किस खेल के लिए मखसूस मैदान है? तो रेसलिंग जिस मैदान पे खेली जाती है उसको हम लोग अरीना के नाम से जानते हैं। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। ओके, उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल वाज अ पोइट ऑफ। मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल ये पर्शियन पोइट हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, दीन इलाही इज़ रिलेटेड टू। देखिए, दीन इलाही इसको ये एक नया दीन था, एक नया रिलीजन था जिसको मतलब अकबर ने मतलब इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, विच मुग़ल एम्पेयर वाज आल्सो नोन एज रोशन अख्तर। रोशन अख्तर किस मुग़ल एम्पेयर, रोशन अख्तर के नाम से कौन सा मुग़ल एम्पेयर मशहूर है? तो मोहम्मद शाह रोशन अख्तर के लक़ब से मुलक़ब हैं। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। ओके, 15 क्वेश्चन हो गए। 16वें क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बतला दूँ। देखिए, जिन बच्चों ने जामिया मिलिया इस्लामिया बी ऑनर्स पर्शियन के फॉर्म फिल किए हैं और वो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो उनको मतलब किस वे में तैयारी करना है? उनको इस वे में तैयारी करना है कि जो 6 साल के पेपर हैं बी ऑनर्स पर्शियन के, आप उनको बार बार मतलब सॉल्व करिए, ठीक है। बार बार वीडियोस देखिए, जिन वीडियोस को हम लोग बना के आप लोगों के पास भेज रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। सो इन वीडियोस को आप कम से कम 12 से 15 बार इन वीडियोस को देखिए और ये जो 6 साल के पेपर हैं आप इनको कम से कम 25 से 30 बार सॉल्व करिए, ठीक है। आप उस अंदाज़ में सॉल्व करिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपको इतने मिनट का टाइम दिया गया है और आप इतने मिनट में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव की आप तैयारी कैसे करेंगे बी ऑनर्स पर्शियन की, तो इसकी तैयारी मैं आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से इंशाल्लाह करा दूँगा, ठीक है। 5 जून से पहले मैं कराऊँगा, मेरा ये वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 5 जून से पहले पर्शियन का जामिया से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बना के इंशाल्लाह ज़रूर भेजूँगा, ठीक है। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव आप इस अंदाज़ में मतलब सॉल्व करिए और आपको अगर ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना है, ठीक है, कोचिंग करना है, तो आप मुझसे मतलब मदद ले सकते हैं, ठीक है। कोचिंग का पार्ट बन सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फ़ीस है, उसमें आपको जीके वगैरह जो इस तरह की जीके होती है मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड या आप दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, वो सारी जीके मैं आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाता हूँ, ठीक है। बहुत ही मिनिमम फ़ीस है, आप लोग उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप ये 6 साल के पेपर सॉल्व करिए और इनकी मदद से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं इनको मतलब पढ़िए और इसके अलावा आप मतलब और दूसरे मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर्स को सॉल्व करिए, उसकी मदद से इंशाल्लाह आपका पर्शियन में ज़रूर हो जाएगा, ठीक। ओके, 16वां क्वेश्चन यहाँ पे है, हु अमंग द फॉलोइंग नेम्ड एज जिंदा पीर इन मुग़ल इंडिया। जिंदा पीर किस बादशाह को, जिंदा पीर के नाम से किस बादशाह को हम लोग जानते हैं? सो जिंदा पीर के लक़ब से औरंगज़ेब मशहूर हैं। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मिर्ज़ा गालिब वाज बुरीड इन। मिर्ज़ा गालिब कहाँ मतलब मदफून है? दिल्ली के अंदर मदफून है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, अल्ताफ़ हुसैन हाली वाज अ पोइट ऑफ। अल्ताफ़ हुसैन हाली ये किस ज़बान के पोइट थे? तो ये उर्दू ज़बान के पोइट थे। बहुत मशहूर इन्होंने किताबें लिखी हैं, नज़में लिखी हैं। मद्दु जज़्र इस्लाम इनकी मद्दु जज़्र इस्लाम इनकी मतलब ये मसनवी है, ये मशहूर इनकी मसनवी है। इसके अलावा इनकी और भी यादगार गालिब है, हयात सादी है, ये मतलब इनकी अहम और मशहूर किताबें हैं, ठीक है। मेरा तो एक पर्सनल मशवरा है, पर्सनल एक एडवाइस है, जो बच्चे मतलब पर्शियन या उर्दू या अरबिक का पेपर जामिया के अंदर मतलब भरे हैं और जो लोग मतलब वहाँ पे इंटेंस में बैठेंगे, ठीक है। सो उन लोगों के लिए एक एडवाइस है कि आप मतलब अगर आपने पर्शियन का पेपर भरा है, ठीक है, पर्शियन का फॉर्म फिल किया है, तो आप उर्दू के 6 साल के पेपर को भी सॉल्व करके जाइए, ठीक है। साथ में आप मतलब अरबिक की भी करके जाइए, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे ने अरबिक का भरा है तो वो उर्दू की भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करे, साथ में पर्शियन की भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। बिकॉज जो 40 क्वेश्चन पर्शियन में आते हैं वही कुछ क्वेश्चन मतलब उनमें से रिपीट होते हैं अरबिक में, जो अरबिक में आते हैं उनमें से कुछ इसमें रिपीट हो जाते हैं। तो कुल मिला के मतलब जो तीनों पेपर बनते हैं अरबिक के, उर्दू के, पर्शियन के, उनका अगर मतलब आप समरी निकालेंगे तो कुछ क्वेश्चन इधर के उधर हो जाते हैं और उधर के उधर हो जाते हैं। डेट्स वाई जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल किए हैं अरबिक या उर्दू या पर्शियन का, उन तमाम से एक रिक्वेस्ट है कि आप ये 6 और 12 और ये 18 ये 18 जो पेपर हैं उर्दू, अरबिक और पर्शियन के, इन तमाम पेपर्स को सॉल्व करके जाएं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग ये कर सकते हैं कि अभी तो आई थिंक जामिया वालों ने मतलब डेट बढ़ा दी है और डेट 31 मई तक हो गई है फॉर्म फिल करने की। तो आप लोगों में से अगर किसी ने सिर्फ पर्शियन का पेपर फिल किया है
तो वो थोड़े से पैसे और खर्च करके वो अरबिक का भी भर दे, उर्दू का भी भर दे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हमारा उर्दू में नहीं होता है तो अरबिक में हो जाता है, अरबिक में नहीं होता है तो उर्दू में हो जाता है, उर्दू में नहीं होता है तो पर्शियन में हो जाता है, ठीक। सो आप इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाइए, ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, द बुक महाभारता इज़ रिलेटेड टू, महाभारता किस धर्म से रिलेटेड है? महाभारता आपको ये मिलेगी हिंदुइज्म से रिलेटेड, ठीक। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 20वां क्वेश्चन, हु रोड गौदान, गौदान ही किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 21वां क्वेश्चन, बहाई टेम्पल इज़ लोकेटेड, जो बहाई टेम्पल है वो लोटस टेम्पल है, जो लोटस टेम्पल है वो बहाई टेम्पल है, ठीक। सो बहाई टेम्पल ये आपको दिल्ली के अंदर मिलेगा, राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, उमर ख़याम इज़ फेमस फॉर हिज, देखिए उमर ख़याम किस चीज़ के लिए मशहूर है? वो रुबाई के लिए मशहूर है, इनकी किताब है रुबाइयात उमर ख़याम। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, फिरदौसी वाज बॉर्न एट, फिरदौसी कहाँ पे पैदा हुए थे? तो फिरदौसी की जो पैदाइश है वो तुस के अंदर है, और तुस ये आपको ईरान के अंदर देखने को मिलेगा, राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए, ठीक। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक आनंद मठ, आनंद मठ इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है बंकिम चंद्रा चटर्जी ने, राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। उसके बाद 25वां क्वेश्चन, हु बिल्ड कुतुब मीनार, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जिनको मतलब दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कहा जाता है कुतुब मीनार को। इसी तरीके से फर्स्ट सुल्तान ऑफ सिलैब डायनेस्टी भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, ठीक है। सो कुतुबुद्दीन ऐबक ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, और इसी तरीके से ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ सिलैब डायनेस्टी, ठीक है। सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया, और इन्होंने मतलब जो ख्वाजा बख्तियार काकी थे तो उनके ऑनर में, उनकी इज़्ज़त में कुतुब मीनार बनवाया था। और इन्होंने 2 मस्जिदें बनवाई थी, जिन मस्जिदों का तज़किरा बार बार एग्ज़ाम में किया जाता है, जिन मस्जिदों से मतलब क्वेश्चन बनते हैं। पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, ये दिल्ली में इन्होंने बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दूसरी मस्जिद ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ये इन्होंने मतलब अजमेर के अंदर बनवाई थी। तो ये 2 मस्जिदें हैं, पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दूसरी मस्जिद हमारे पास हो जाएगी 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, ये आपको अजमेर के अंदर मिलेगी, ठीक है। सो ये 2 मस्जिदें इन्होंने बनवाई थी। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये ग़ुलाम थे, या आप कह सकते हैं ये गवर्नर जनरल थे मोहम्मद गौरी के, वही मोहम्मद गौरी जिन्होंने मतलब पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1191 और 1192 में, ठीक है। सो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे, लेकिन सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था 1192 में, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। और उस वक्त जो मोहम्मद गौरी के जो कमांडर थे, या मोहम्मद गौरी के जो मतलब आप कह सकते हैं ग़ुलाम थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। ये तो उसके बाद फिर उनकी वफ़ात हो जाती है मोहम्मद गौरी की, फिर दिल्ली सल्तनत को यही संभालते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है, डांडिया इज़ अ पॉपुलर डांस ऑफ, डांडिया ये कहाँ का मकबूल और मशहूर डांस है? ये गुजरात का डांस है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 27वां क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर वाज, ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ये पहले ऐसे हिंदुस्तानी हैं जिन्हें अदब में नोबेल इनाम से नवाजा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में इन्हें इस इनाम से मतलब सम्मानित किया गया था। और ये जो किताब इन्होंने लिखी थी गीतांजलि, तो उस किताब में मतलब इनको इस इनाम से सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज़ से, ठीक। और ये फर्स्ट एशियन भी हैं, ठीक है, जिनको सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में। उसके बाद 28वां क्वेश्चन, विच स्टेट गिव मेवाड़ अवार्ड, मेवाड़ अवार्ड को कौन सा मतलब सूबा नवाजता है? मेवाड़ अवार्ड कौन सा सूबा देता है? तो ये हमारे पास राजस्थान है, राजस्थान मेवाड़ अवार्ड से नवाजता है लोगों को। उसके बाद 29वां क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है वो हमारे पास हो जाएगी काबुल, ओके। सो देखिए जो ईरान है, ईरान के आसपास जितनी भी कंट्री हैं, आप अगर देखें ईरान के आसपास जो कंट्री हैं उनमें आपको मिलेगा इराक़ मिलेगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप देखें उज़्बेकिस्तान है, या इसी तरीके से अफ़गानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये जितनी कंट्री ईरान के आसपास हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ पाई जाती हैं, तो उन तमाम कंट्रीज़ की आपको कैपिटल याद करना है। और ईरान की मतलब जो ईरान के बारे में एक नोट लिखने को आता है कि ईरान के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। तो उसको मतलब आपको एक नोट तैयार करना है, ठीक है। तो आप मतलब अभी खुद से ट्राई करते रहें, बाद में तो इंशाल्लाह आप लोगों को करा दूँगा, ठीक। उसके बाद 30वां क्वेश्चन, मौलाना जलालुद्दीन रूमी वाजा, मौलाना जलालुद्दीन रूमी वो कौन थे? वो हो जाएंगे हमारे पास सूफ़ी पोइट, ये सूफ़ी पोइट थे, तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए, ठीक।
उसके बाद अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द मिनिमम एज ऑफ द वोटर इन इंडिया इज़, हिंदुस्तान में मिनिमम एज क्या है वोटर के लिए? 18 साल है। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। उसके बाद 32वां क्वेश्चन, हाफिज़ शिराजी वाज फेमस फॉर, हाफिज़ शिराजी किस चीज़ के लिए मशहूर हैं? तो हाफिज़ शिराजी अगर आप देखेंगे तो अपनी गज़लों के लिए ज़्यादा मशहूर हैं। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 33वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरू वाज द डिसिपल ऑफ, अमीर खुसरू किसके मुरीद थे या किसके शागिर्द थे? तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ये अमीर खुसरू मुरीद थे, शागिर्द थे। और ये वही अमीर खुसरू हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंदर, और जो दिल्ली सल्तनत जो 1526 से लेके 1526 से नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेके 1526 तक चलती है, ठीक है। 1206 में दिल्ली सल्तनत की बुनियाद पड़ती है, दिल्ली सल्तनत का आगाज़ होता है, और इसका जो अंजाम होता है, जो इख्तिताम होता है, वो 1526 तक होता है, जब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये हरा देते हैं इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में। तो उस वक्त दिल्ली सल्तनत का इख्तिताम हो जाता है, दिल्ली सल्तनत कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सो अमीर खुसरू ये एक ऐसे पोइट हैं, ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंदर 10 बादशाहों के दरबार में काम किया है। इन्होंने बलबन के यहाँ काम किया, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के अंदर काम किया। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में इनको सबसे ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला, सबसे ज़्यादा इनको इज़्ज़त मिली थी अमीर खुसरू को, ठीक है। और अमीर खुसरू ये वही शख्स हैं जिनको पैरट ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। इन पे क्वेश्चन बनता है बहुत बार कि अमीर खुसरू को तोतिए हिंद किसे कहा जाता है या पैरट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है। सो ये अमीर खुसरू हैं जिनको मतलब इन अलक़ाब से नवाजा जाता है, पैरट ऑफ इंडिया या तोतिए हिंद। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बनता है कि सितार को सबसे पहले किसने बजाया था? सो सितार को बजाने वाले सबसे पहले अमीर खुसरू ही हैं, ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, आगरा इज़ सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द रिवर। सो आगरा ये आपको मिलेगा यमुना रिवर पे, और आगरा ये शहर ये किसने बसाया था? ये सिकंदर लोदी ने बसाया था, जो लोदी डायनेस्टी के बादशाह थे। तो सिकंदर लोदी ने इसको बसाया था 1506 में, ठीक है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा यमुना, ओके। उसके बाद 35वां यहाँ पे क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। सो बेंगलोर को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक शहर। उसके बाद 36वां क्वेश्चन, औरोबिंदु वाज द ऑथर ऑफ, औरोबिंदु ने किस किताब को लिखा? सो सावित्री जो किताब है उसको लिखा है औरोबिंदु ने। उसके बाद 37वां क्वेश्चन, अस्फहान इज़ लोकेटेड इन, अस्फहान ये कहाँ पे है? ये आपको ईरान के अंदर देखने को मिलेगा। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। तो देखिए ईरान के जो मशहूर शहर हैं आप उनको याद करिए, ठीक है। ईरान का जो कल्चर है आप उनको देखिए, ईरान के जो मशहूर पोइट हैं आप उनको देखिए। बिकॉज आप लोग पर्शियन का पेपर देने जा रहे हैं तो आपसे क्या पूछेंगे? पर्शिया के बारे में पूछेंगे, ईरान के बारे में पूछेंगे। जो वहाँ पे मशहूर शोरा पैदा हुए हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। जो वहाँ के मशहूर शहर हैं या वहाँ पे जो मॉन्यूमेंट जो मशहूर हैं उनके बारे में आपसे पूछेंगे, ठीक। उसके बाद 38वां क्वेश्चन, अकबरनामा इज़ रिटन बाई, अकबरनामा को लिखा था अबुल फजल ने, अबुल फजल। राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। उसके बाद 39वां क्वेश्चन, द सुप्रीम रिलीजियस लीडर ऑफ ईरान इज़, ईरान की जो मतलब सुप्रीम मजहबी लीडर हैं वो हमारे पास हो जाएंगे आयतुल्ला ख़मीनी, आयतुल्ला ख़मीनी। इनको मतलब अली ख़मीनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ ईरान के बारे में, ठीक। सो 1979 के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था। 1979 सो 1979 यानी 1979 के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, और उस रेवोल्यूशन के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की फाउंडेशन पड़ी, ठीक है। ये जो रेवोल्यूशन हुआ था तो उस रेवोल्यूशन का बाद में इख्तिताम हुआ। फिर 1979 के अंदर 1979 के अंदर ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की बुनियाद पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद 1979 ही में रूहुल्लाह ख़मीनी यहाँ के सबसे पहले रिलीजियस लीडर बनते हैं, सुप्रीम रिलीजियस लीडर। उसके बाद 1979 के बाद से 1989 में अली ख़मीनी बनते हैं, ठीक है। फिर अली ख़मीनी जिनको हम लोग आयतुल्ला ख़मीनी के नाम से जानते हैं, ये अब तक मतलब सुप्रीम रिलीजियस लीडर हैं ईरान के, ठीक है। सो दो चीज़ें यहाँ पे मैंने आप लोगों को बतलाई कि 1979 के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना था, यानी ईरान जो था वो इस्लामिक रिपब्लिक में मतलब उसको तब्दील किया गया था।
फिर उसके बाद वहाँ के जो सबसे पहले सुप्रीम रिलीजियस लीडर बने थे वो रूहुल्लाह ख़मीनी बने थे, और उनका जो टेन्योर है वो 1989 तक है, आई मीन 10 साल तक। फिर 1989 से अब तक 2022 तक जो वहाँ के सुप्रीम रिलीजियस लीडर हैं वो अली ख़मीनी हैं, जिसको हम लोग आयतुल्लाह ख़मीनी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ के जो मतलब प्रेसिडेंट हैं वो इब्राहिम रईसी हैं। राइट नाउ जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो इब्राहिम रईसी हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 40वां, OIC इज़ अ ग्रुप ऑफ। देखिए OIC के अंदर कितनी कंट्रीज़ शामिल हैं? OIC के अंदर 57 कंट्रीज़ शामिल हैं। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पूछना चाहिए था जामिया वालों को? ये क्वेश्चन बी ऑनर्स अरबिक का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मतलब ये इस क्वेश्चन को मतलब पर्शियन के अंदर पूछा है, ठीक है। तो डेट्स वाई मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग अगर अरबिक का फॉर्म भरे हैं तो पर्शियन के ही पेपर देखें, पर्शियन का भरे हैं तो उर्दू के पेपर सॉल्व करके जाएँ। तो इट मीन्स कि किसी शख्स ने अगर जामिया का फॉर्म भरा है, किसी भी मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में भरा हो, अरबिक का, उर्दू का या पर्शियन में, वो तो ये 6-6 साल के पेपर सॉल्व करके जाए। अरबिक के 6 साल के करे, उर्दू के 6 साल के करे, इसी तरीके से पर्शियन के 6 साल के करे। बिकॉज जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब रिपीट होते हैं। हम लोगों ने देखा है कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। अरबिक के उर्दू में चले जाते हैं, उर्दू के पर्शियन में, पर्शियन के मतलब अरबिक में चले जाते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह 2018 की वीडियो मैं आप लोगों को बहुत जल्द सॉल्व कराऊंगा। और इससे पहले जो 2021 की मैंने सॉल्व करवाई थी, ठीक है, उसको कम से कम मैंने आधे घंटे के अंदर सॉल्व करवाया, उसको डिटेल में सॉल्व करवाया, ठीक है। उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक। और इन वीडियोस को शेयर करते रहें। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाती है, या जिनके पास कोचिंग के पैसे नहीं हो पाते, ठीक है। तो आप उन लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करिए, बिकॉज़ हमारा जो पर्पज़ है वो उन लोगों की मदद करना है जो बिल्कुल समाज में बिल्कुल मतलब जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती है, जिनके पास मतलब पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप उन बच्चों तक बराए कर इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें।